बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ मशहूर एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बेशुमार पेशन गोइयां जो हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं, उस चीज के आप लोग भी गवाह हैं। आज इस वीडियो के अंदर हमने बात जो है वो करनी है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर, मुस्तकबिल की सूरत हाल के ऊपर। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो कैसा इलेक्शन होगा? मौलाना फजलुर रहमान जो बड़े खतरे की घंटियां बजा रहे हैं, क्या बात है, क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। मोहम्मद उसामा अली साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। उसामा अली साहब, आपने माजी में हम इलेक्शन की बात करते थे तो आपने पेशगोई की थी कि भाई अभी जनवरी आना है, जरा जनवरी में देखो क्या बनता है। एक तो थोड़ा-सा उस चीज़ को भी खोले नाज़रीन के लिए, और दूसरा मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, वो माज़ी में कह चुके हैं कि सर्दियाँ हैं, सर्दी में वोट कौन डालने आएगा? अब उन्होंने एक नई बात कर दी है, वो कहते हैं ना मैं इलेक्शन कैंपेन कर सकता हूँ, ना मेरे मुखालिफिन इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। सारा मुल्क जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद नहीं है, केपीके के हालात बहुत खराब हैं। दहशतगर्दी के इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बोला है। तो सवाल मेरा ये है कि सर, क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएँगे? मौलाना फजलुर रहमान जिन खदशात का इज़हार कर रहे हैं, क्या उनको कहीं देखा या सुना जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मौलाना साहब का जुमला पूरा कर दूं। वो ये बनता है कि चलो फिर ऐसे है कि कैंपेन तो ना तुम कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, हालात तो तुम्हारे भी उतने हमारे भी नहीं, तो फिर आपस में ही कोई बैठ के एडजस्टमेंट कर लें, कोई गिनतियां गिन लें और खुद ही बस सेटिंग मेटिंग कर लें। तो ये भी तुम्हारा बिला मुकाबला, वो तुम्हारा हमारा बिला मुकाबला, मौलाना इस तरह का सोच सकता है। और जो अगले आने वाले हालात हैं, जो आपको मैंने बताया था कि हमें अभी दिसंबर जनवरी जो है वो टफ है अकॉर्डिंग टू द किसी भी बॉर्डर की सूरत हाल की तरफ से। तो उसमें ये हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान को भी एज मिल जाए। और जो आप बार बार मैं जो कहता हूँ कि जनवरी गुजरे तो इलेक्शन की बातें करें, तो हालात ही ऐसे हों कि इलेक्शन का कोई सोच भी ना सके, तो माहौल ही डिफरेंट हो जाए। तो उसमें क्या, कौन सी मतलब वो ऐसी वो है। तो ये है कि ये मौलाना साहब को ऐसे ना सुने, दो बंदे इस टाइम बड़े इंपॉर्टेंट है सुनने। एक उनमें एक उनमें जरदारी साहब और दूसरे फजल रहमान साहब। जरदारी साहब डेफिनेटली इतने वो नहीं है काके के उनको पूरा यूज करके कोई टिश्यू पेपर की तरह फेंक दे। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि फजल रहमान साहब को भी हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की एक्टिविटी में। तो वो हो भी जाते हैं, बाद में मासूमियत से कहते हैं मैं तो ये कहता था। अभी पीडीएम के सरबराह तो आप थे, आपकी अगर नहीं मान रहे थे आप हुकूमत तोड़ देते भाई। इमरान खान ने भी तो चलती हुकूमत को टांगे मारी हैं, तोड़ा है, जैसे भी है आप भी कर देते। ठीक है, तो आपने नहीं किया। अब आप कह रहे हैं मैंने तो ये कहा था यूं ना करो, मैंने तो ये कहा था यूं ना करो। लेकिन असल बात ये है कि कोई भी ऐसा मॉडल एक्सपेक्टेड हो सकता है जिस तरह से ये पीडीएम मॉडल क्रिएट किया गया था, क्योंकि कोई ओके। वाज़ेह एक्सपीरियंस हाँ ना ले पाया तो एक हंसी मिक्स मुरब्बा सा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बड़ों ने अगर नखरे किए ना, ये जो मेजर हमारी मेजर अभी अगर कौमी लेवल पे कहा जाए तो वैसे तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई बनती थी कौमी जमातें, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उस पोजीशन में नहीं है। तो इसको नून लीग को कंसीडर कर लें, तो मेजर थ्री जो है वो भी पॉसिबिलिटी है कि ये ना इसको आखिरी दिन तक ये समझते रहें कि ये पॉसिबिलिटी है कि इनके नखरे इनके भेदभाव के चक्कर में ये कहा जा सकता है कि भाई अभी मौज करो, फिर अपोजिशन में बैठो, जो लेना लूना उधर लो, हम ये करके अपना सिस्टम तो सीधा करें ना। तुम्हारे नखरे दो तिहाई के हैं, फलाना ये मांग रहा है, फलाना ये मांग रहा है, इतनी को हम मुल्क को चलाएं, मामला को चलाएं, या तुम लोगों के ख्वाबों की हसरतों को पूरा तो करें। दो तिहाई वाला नून लीग का मुंह तो नहीं है। बलूचिस्तान में मांगे तांगे के वो लोग अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवा रहे हैं, एमक्यूएम के पाँव में पड़ के उनको साथ मिला के सीट एडजस्टमेंट करने की बातें हो रही हैं। किस किस वजह से उनको दो तिहाई मिलेगी? और पाकिस्तान के लोगों की जो नब्ज है उसको अगर देखें तो दो तिहाई तो बहुत ज्यादा होती है, इनको तो सादा अक्सरियत मिलती नजर नहीं आ रही। क्या आपको भी ऐसा ही नजर आता है? सादा अक्सरियत मिलती आसानी से नजर आ रही है? नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई नहीं, चांसेस तो उनके ब्राइट है, एस्ट्रोलॉजिकल भी उनका अगला साल अच्छे चांस है। लेकिन जो हसरत है ना ये दो तिहाई वाली, ये बहुत मुश्किल है। ये भोला बन जाते हैं, वो बचपन में भोला
भाई वो प्यो ने भोला दे दिया था, ज़िया-उल हक को भी भोला ले जो वेला फिरदा है। भोले ने ऐसा कमाल किया है, मैं कहता हूँ सारी अपने बच्चों के नाम भोले रखा करें। देखें 30 से चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन जो बना रहे हैं ना, उनके अंदर भी मैं समझता हूँ ज़ाहिर बात है पैट्रियोटिक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मोदी की यारी है ना, इस वजह से ये सारा मामला अंदर वट तो चढ़ते होंगे। ये भी कद्दू खाने के अलावा कोई काम नहीं है, ना कोई इतना मतलब वो तो देखिए हीरो हम हैं हुस्न परस्त कौम। ड्रामे, फ़िल्में हमारी ज़िंदगी का बड़ा मतलब ज़िंदगी की एंटरटेनमेंट है। इससे ज़्यादा हाइकिंग-शाइकिंग पे नहीं जाते, पहाड़ों की तरफ नहीं जाते। फ़िल्में सबसे बड़ी इनकी एंटरटेनमेंट है फ़िल्म। तो उसमें भोला और उसके मुकाबले में एक हीरो वज़ीर-ए-आज़म, गुड लुकिंग हैंडसम। तो असल तो हमें गुड लुकिंग हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म चाहिए। ये भोला तो मजबूरी बन गई है हमारी। समझ रहे हैं? ये तो मजबूरी बन गई है कि परलों ने इसको कह दिया कि इसको लाओ, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। तो वरना ये हज़म किसी को भी नहीं हो रहा भोला। तो अगर भोले ने ज़्यादा नखरे किए ना, ये जो दो ताई वाले और इस तरह के, तो वो कह सकते हैं कि फिर तू बैठ जा, फिर मौलाना फज़लुर रहमान तरह जी वैसे पहले बना बनू के करने ਅਸੀਂ कर लांगे। तो ये ਅਸੀਂ ਕੋੜਾ पॉसिबिलिटी है। ਅਸੀਂ हाँ। ਕੋੜਾ ਕੋੜ भर लांगे। हाँ, हाँ। मैं इतना तो रहता नहीं है अभी वज़ीर-ए-आज़म ऊपर से 2 तिहाई। बस ठीक है, अच्छा मौसम था, कभी मिल-मुल गई हल्की-फुल्की, उस वक़्त भी तुझे उतारना ही पड़ा था हमें। 2 तिहाई दे के भी तो औकात से बाहर हो जाते हैं आप, समझ गए? अच्छा उनको एक बड़ा सबक आया हुआ था कि 2 तिहाई नहीं देनी। इधर हांगी बनवाई थी, लेकिन ये हमारा जो दूसरा हीरो आया, वाह भाई वाह! उसने कहा भई 2 तिहाई है या नहीं है? वो तो खुद अपनी हुकूमतें गिराता था। मतलब दिमाग चेक करें कि साथ वालों ने कितना प्लांट किया कि अपने हाथों से हुकूमतें गिरवा दी। वो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया गुज़िश्ता दिनों, समर अब्बास साहब हम टीवी पे बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं उन्हें। सदर मुमलिकत कहते हैं कि इमरान खान को लगता था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, इसलिए उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी। वाह! तो भुगता कितने लोगों ने, कितनी जानें गई, कितने डंडे, कितने खल्ले, क्या कुछ नहीं फिर हुआ। तो फिर उसको एक लीडर को ऑन करना चाहिए। डिसीजंस की मार जो है फिर तो उठानी पड़ती होती है और इसमें फिर सारी शेर बने, अब रोते क्यों हैं? मतलब आपने एक लाइन ली है, तो अब फिर उसके सर्कमस्टेंसेस हैं सर। आप कोई सॉफ्ट रोड नहीं चुनी है आपने, तो फिर बस इसमें अब री करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को और मर्द बने और जैसे कहते हैं फिर अपने बिल्कुल, ख्वाबों में जिएँ। बिल्कुल ये आपने दुरुस्त कॉन्फ्रेंस कहा। वाले भी कॉन्फ्रेंस से ना करें ना, थोड़ी-सी लाल करवाएँ अच्छी। मतलब क्या ज़रूरत है कॉन्फ्रेंस करने की? उस वक़्त तो आप लोगों ने अवाम को पागल कर दिया डायलॉग मार-मार के। बल्कि आपके हुँ, मुँह की वो जैसे कहते हैं ना थूकें देख-देख के, तो बेचारे परले अपने बच्चे कुर्बान कर बैठे। तो इनकी सियासत हो गई। आज मिंट मारते बिल्कुल। हैं आके, मतलब वो ये डार फैमिली ये का नहीं होना चाहिए ये था। फवाद मिंट चौधरी मारते हैं कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये फवाद चौधरी साहब हो गए, ये बड़े इनकलाबी थे। फैज़ल हसन चौहान यहाँ रावलपिंडी के, वो बहुत बड़ा इनकलाबी बना हुआ था और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू वो किया करता था या आज कर रहा है, पता नहीं ये लोग कैसे इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और इसमें देखें, ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में। 9 मई जो है वो एक बड़ा वाकया है। कौन था, किसने किया, किसने करवाया, छोड़ें इस बहस को। गले पीटीआई के पड़ चुका है, पड़ा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो थी वो तहस-नहस हो गई है। तो ज़ाहिर है मुखालिफिन ने तो फ़ायदा उठा लिया। वो जिनसे अवाम जान छुड़वा रही थी, वो आके बैठ गए। देखिए, असल बात ये है कि एक तो ये टेस्टर होना चाहिए कि भई स्कूलों पे, मस्जिदों में एक यूनिफ़ॉर्म इसकी ना मूवमेंट चलनी चाहिए। इस्लामी हुँ, अहकामात सिर्फ़ तोड़-फोड़ के मुतालिक किसी के अमलाक के, किसी के माल के, किसी की जान के। ये कोई 6 महीने सरकारी सतह पे चलनी चाहिए। फिर एक टेस्टर मारना चाहिए कि आपको किसी की ईंट ना तोड़े, गमला भी ना तोड़े। इस कौम को हुँ, ना ये चाहिए 6 महीने की ट्रेनिंग। फिर मैं देखता हूँ कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की हरकत कर सकती है या इस तरह से इसको यूज़ कर सकती है। अब आ जाए बिल्कुल। ये लोग जो हैं इनको तो डबल सज़ाएँ होनी चाहिए जो इनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी थी। मतलब आप इस्लाम के दायरे में ये जो फैज़ुल हसन चौहान साहब हैं, ये तो मेरा ख़्याल है कोई जमात इस्लामी से भी सुना था कनेक्टेड थे पहले के माज़ी में या ऑफ़रें होती थी। मुझे तो समझ नहीं आती भाई, हरीम शाह जैसियों के साथ आपकी वीडियोज़, कहाँ आप मतलब वो सारे लोग, ऊपर से ज़बान साफ़ नहीं, कैसी टून, बल्कि पीटीआई के जो फ़ॉलोअर्स को इन जैसे लोगों ने बड़ा ही एक अजीब-सा वो जैसे कहते हैं ना कि वो करवाया है माहौल बना दिया है और बच्चों को और पीछे एक अजीब कल्चर इन लोगों ने ये डर्टी लोगों ने ज़्यादा उसको हवा दी है। और वो जैसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह से वफ़ादार। बिल्कुल। खान साहब का तो एक अपना एक प्रोफ़ाइल था ना, वो जिस लैंग्वेज में या जिस टोन में कहते थे वो एक और बात थी। ये निचलों ने तेल डाल-डाल के मिज़ाज ही वो बिल्ड कर दिया। और अब मिंट खान साहब की अब तो लोगों को खान चाहिए साहब इनको लिटाएँ पहले। खान साहब की यूँ नज़र पड़ती होगी फवाद चौधरी पे, यूँ देखते होंगे फैज़ल हसन चौहान को और कहते होंगे मेरे इनकलाबी तैयार हैं।
तो इनके इनकलाब के चक्कर में खान साहब जो हैं वो डयाला बैठे हैं और ये जनाब जो हैं ये मौजें कर रहे हैं। यहाँ अब सरकारी हुकूमती प्रोटोकॉल में घूम-घाम रहे होते हैं। बहरहाल उसामा अली साहब, हम इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप करते हैं। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।